हेलो एवरीवन, दिस प्रवीदास फ्रॉम ट्यूटोमेटर। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है, जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले एक रील शेयर किया था जिसमें मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या मुझे प्रोडक्शन पाइपलाइन पे वीडियो बनाने चाहिए। तो बहुत सारे लोगों का जो है कमेंट आया कि हाँ, मुझे उस पर वीडियो बनाने चाहिए। तो आज जो है मैं इसका वीडियो लेके आप सबके सामने हाजिर हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड पे मैं आपको देने वाला हूँ एक ऐसी टिप और एक ऐसा फैक्ट जो आपको कोई भी मेंटर नहीं बताएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप एनिमेशन या वीएफएक्स के स्टूडेंट है या फिर फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट है, तो आपके माइंड पे हमेशा ही रहता होगा कि किस तरह से प्रोडक्शन में काम होता है। मतलब हम जैसे घर में अगर कोई शॉर्ट फिल्म बनाते हैं तो वो तो हम अपने हिसाब से बना लेते हैं, जैसा हमको कैमरा शूट करना है, जैसे भी हमको चीज़ें करनी है वो हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। बट दोस्तों, फिल्मों में ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिल्मों में हर एक चीज़ बहुत ही सिस्टमेटिक वे में होती है। एक पाइपलाइन होता है जिसको पूरे लोग फॉलो करते हैं। तो पाइपलाइन का मतलब एक सिंपल सा समझ लो कि ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, इसमें एक एक स्टेज दिया हुआ है, लाइक प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बीजीएम, फाइनल डबिंग। इस टाइप से बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जिससे एक फिल्म को गुजरना पड़ता है। इस वर्क फ्लो को कहा जाता है प्रोडक्शन पाइपलाइन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्री प्रोडक्शन से। प्री प्रोडक्शन दोस्तों एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे हम फिल्म की प्लानिंग करते हैं। मतलब हम लोग फिल्म की स्क्रिप्ट लिखेंगे, हम लोग फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखेंगे, हम लोग फिल्म के डायलॉग्स लिखेंगे, हम फिल्म को पूरी तरह एनालाइज करेंगे कि फिल्म में कितने एक्शन सीक्वेंस है, कितने जगह ड्रामा है, कितने सॉन्ग्स है। इवन जो सॉन्ग राइटिंग का काम होता है वो भी प्री प्रोडक्शन का काम है। तो ये वाले स्टेज में जो है बेसिकली सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं वो होता है हमारे डायरेक्शन टीम। सबसे ज़्यादा ये लोग वर्क करते हैं और फिल्म को जो है बहुत अच्छा पहले ही कागज में बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि फिल्म जब सेट पे शूट होने के लिए जाए तो उनका कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह क्लियर है। प्री प्रोडक्शन जैसी कंप्लीट हो जाए दोस्तों, उसके बाद जो है हमारी डायरेक्शन टीम कूद पड़ती है ये देखने के लिए कि हमारा कॉन्सेप्ट डिज़ाइन क्या होगा। लाइक सेट, अगर आपने कलंक मूवी देखी होगी तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ा बड़ा सेट दिखेगा। ये सेट लोगों को प्री प्रोडक्शन के टाइम पे ही डिज़ाइन कर लिया जाता है आर्टिस्ट के ज़रिए, ताकि ऑन सेट जो है पूरा का पूरा चीज़ों को हम मिमिक कर सकें। कॉन्सेप्ट डिज़ाइन ही वो स्टेज होता है जहाँ पे ऑलमोस्ट सारी की सारी टीम जो है एक साथ बैठ के कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन करती है। लाइक मैं जैसे वीएफएक्स सुपरवाइज़र हूँ, तो जब भी कोई फिल्म प्लान होती है जिसमें फिल्म में वीएफएक्स बहुत ज़्यादा है तो मुझे भी वहाँ बुलाया जाता है। मैं डायरेक्टर साथ बैठ के जो है हर एक चीज़ को डिस्कस करता हूँ। वो मुझे बताते हैं कि क्या ये पॉसिबल है, मैं उनको बताता हूँ कि अगर ये पॉसिबल है तो इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हमको अवेलेबल करनी पड़ेगी। तो ये सारा चीज़ जो है ये सब भी कॉन्सेप्ट डिज़ाइन के अंदर ही आता है। सेकंड आता है दोस्तों, वो होता है फिल्म का म्यूज़िक। इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर हमारा म्यूज़िक रेडी रहेगा तो हम जब फिल्म शूट करने पहुँचेंगे तो हम गाने भी उसके साथ एक साथ शूट कर सकते हैं। बहुत सारे टाइम दोस्तों ऐसा होता है कि फिल्म के जो गाने होते हैं वो फिल्म की सिचुएशन को ही दर्शाते हैं। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। और फिल्म की शूटिंग के टाइम पे हमारे पास गाना नहीं होगा तो कंटिन्यूटी का जर्क बहुत ज़्यादा आता है। तो जैसे ही प्री प्रोडक्शन का काम, कॉन्सेप्ट डिज़ाइनिंग काम हो जाता है, उसके बाद हमारी जो टीम है वो कूद पड़ती है सीधा प्रोडक्शन पे, यानी ऑन सेट। जब सेट पे हमारे सारे लोग जाते हैं तो वहाँ पे जाके हम शूट करते हैं। लाइक जो भी डायलॉग्स है, जो भी फिल्म का सीक्वेंस है, मे बी वो ड्रामा हो सकता है, मे बी वो एक्शन हो सकता है, मे बी वो सॉन्ग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीज़ की जो है शूटिंग वहाँ पे चालू होती है और शूटिंग होने के बाद फिल्म जाती है रफ कट पे। अब रफ कट का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि दोस्तों जब भी हम शूटिंग करते हैं फिल्म, तो हम लोग ऑन सेट एक मशीन लगा लेते हैं, जो कि एडिटर की टीम ही बैठती है वहाँ पे, एक या दो बंदे, जो तुरंत जो है फिल्म के जैसे शूट होकर फुटेज आता है, रॉ फुटेज आता है, उसको तुरंत वो लोग एक टाइमलाइन पे जमा लेते हैं, ताकि इससे ये पता चल जाए कि कहीं पे हमारा कोई फुटेज छूटा तो नहीं है। जैसे बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि जब भी फिल्म शूट हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, वो एडिटिंग टेबल पे जाती है, तब हमको समझ में आता है कि ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का जो है वो क्लोज छूट गया है। इससे बचने के लिए जो है आजकल की टेक्नोलॉजी में हम लोग यूज़ करते हैं रफ कट, यानी ऑनलाइन जिसको एडिटिंग कहा जाता है। इससे ये भी एक फ़ायदा ये रहता है दोस्तों कि हमको वापस से शूटिंग पे उस लोकेशन पे नहीं जाना पड़ता। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ शॉट्स के लिए जो है आपको वापस से लोकेशन जाना पड़ेगा, तो फिर से जो है वो खर्चा आपको करना पड़ेगा। लाइक आपको पूरी प्रोडक्शन टीम आपको फिर से ले जाना है, एक्टर्स को वापस ले जाना है, लोकेशन का खर्चा आपको देना है। भले ही आप एक शॉट करने के लिए क्यों ना जाए, पर लोकेशन का खर्चा तो आपको पूरा दिन का ही देना पड़ेगा। तो दोस्तों ऑलमोस्ट एक फिल्म को जो नॉर्मल सा टाइम है जिसको कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो होता है ऑलमोस्ट 35 to 40 डेज़। ऑब्वियस सी बात है कि ये डिपेंड करता है कि फिल्म का प्रोडक्शन लेवल क्या है, फिल्म का बजट क्या है, फिल्म कितनी बड़ी है। क्योंकि जितना बड़ा प्रोडक्शन लेवल होगा, जितनी बड़ी फिल्म होगी, उसका प्रोडक्शन का कॉस्ट और प्रोडक्शन की टाइमिंग उतनी ज़्यादा आएगी। बट जो एक एवरेज अगर हम लोग लेके चले तो एक फिल्म को शूट होने के लिए 35 to 40 डेज़ एनफ टाइम होता है। इतना होने के बाद हमारा टाइम चालू होता है पोस्ट प्रोडक्शन का। पोस्ट प्रोडक्शन का मतलब है कि जो भी फिल्म टेबल पे आके एडिट होगी, दैट्स कॉल्ड पोस्ट प्रोडक्शन। यहाँ पे हम लोग डीआई करेंगे, यहाँ पे वीएफएक्स करेंगे। तो पोस्ट प्रोडक्शन सबसे पहला जो हिस्सा होता है वो होता है एडिट। तो आपको इस तरह से पता है कि रफ एडिट पहले ही ऑन सेट लग चुका है। अब जो है टाइमलाइन सिर्फ आता है, जो फाइनल एडिटर है, जो सीनियर एडिटर है, वो बैठ के अब टाइमलाइन को अपने हिसाब से सजाता है, अपने हिसाब से कट करता है, फिल्म को ट्रिम करता है। कहीं शॉट एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा लगाता है, कम चाहिए कम करता है। इस हिसाब से जो है वो फिल्म को पूरा का पूरा
2.5 घंटा 2 घंटा या फिर 2 घंटा 15 मिनट, जो भी डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे आके फिल्म को वो कट करता है। तो जैसे फिल्म की एडिटिंग कंप्लीट हो जाती है, यहाँ से फिल्म जो है 5 अलग अलग चीज़ों के लिए डिवाइड कर दी जाती है। फर्स्ट हो गया वो है विजुअल इफेक्ट्स, उसके बाद हो गया डिजिटल इंटरमीडिएट यानी जिसको डीआई या फिर कलर ग्रेडिंग कहा जाता है, उसके बाद हो गया बैकग्राउंड म्यूजिक, उसके बाद जो है दोस्तों वो फिल्म चली जाती है डबिंग के लिए, यानी जो भी हम लोग शूट करते हैं फिल्म में, सिंपल सी बात है कि उसमें जो वॉइस होता है वो उतना क्लियर नहीं होता है, तो उसको वापस से डबिंग करना पड़ता है, तो डबिंग के लिए भी जो है फिल्म चली जाती है। और वहीं से फिल्म चली जाती है फोली के लिए। फोली का मतलब है कि ये जो ताली का आवाज़ हो वही ये फोली हो गया। अगर आप ये सुन रहे होंगे, अगर ये चश्मे का आवाज़, तो ये जो है ये फोली हो गया। तो फोली इस टाइप की चीज़ों को कहा जाता है जो कि एक्सटर्नल चीज़ों से आवाज़ आती है। लाइक अगर मैं वीएफएक्स की बात करूँ तो वीएफएक्स के अंदर भी बहुत सारा वर्क फ्लो होता है। लाइक 3D ट्रैकिंग हो गई, रोटोमेशन हो गया, रोटोस्कोपी हो गया, 2D ट्रैकिंग हो गई, मास्किंग हो गई, या फिर उसके बाद आप 3D कंपोजिटिंग बोल लीजिए या फिर 3D ट्रैकिंग बोल लीजिए। तो वीएफएक्स का भी एक अलग पाइपलाइन है। अगर आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे तो फिर मैं ज़रूर उस पर भी वीडियो बना दूंगा, जहाँ पे हम लोग पूरा पूरा वीएफएक्स से रिलेटेड जो है सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जैसे ये 5 स्टेज कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद फिल्म जो है वापस से एडिटर के पास आती है। क्यों? क्योंकि अब जो हमारा टाइमलाइन बना है वो सारा का सारा फाइनल टाइमलाइन पे जुड़ने के लिए तैयार है। तो जब भी हमारा साउंड बनता है तो उसमें फोली भी होता है, उसमें हमारे कैरेक्टर का वॉइस भी होता है, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक भी होता है। तो इन तीनों को सही से मिक्स करने के लिए हमको चाहिए पड़ता है मिक्सिंग, जिसको हम लोग कहते हैं 5.1। आजकल डॉल्बी डिजिटल भी आ गया है, वो भी एक फॉर्म है साउंड मिक्सिंग का। तो बड़ी बड़ी जो पिक्चरें होती हैं उसमें डॉल्बी डिजिटल होते हैं। जो नॉर्मल लेवल की रीजनल लेवल की फिल्में होती हैं, इनका बजट थोड़ा कम होता है, वो लोग 5.1 करवाते हैं। 5.1 मिक्सिंग के साथ साथ एक और टाइप की मिक्सिंग होती है जिसको हम कहते हैं स्टीरियो, जो कि काम आती है OTT प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास 5.1 का सेटअप नहीं होता। 5.1 कहाँ पे काम आता है? सिंपल सी बात है कि 5.1 जो है थिएटर्स में काम आता है। अगर आप थिएटर में दिख जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे बॉक्सेस लगे हुए दिखेंगे, वहाँ पे जो स्पीकर्स होते हैं, तो वहाँ पे जो है डॉल्बी डिजिटल या फिर 5.1 काम आता है। बट अगर आप घर में किसी OTT में बैठ के कोई भी फिल्म देख रहे हैं तो उस टाइम हमारे पास सिर्फ 2 ही स्पीकर्स होते हैं, तो उस कंडीशन पे हमको स्टीरियो भी मिक्स करना पड़ता है। ये भी जो है ये साउंड मिक्सिंग आर्टिस्ट ही करता है। स्टीरियो मिक्स यूट्यूब में भी यूज़ होता है, और कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप सिर्फ स्पीकर लगा के देख सकते हैं, हर जगह पे स्टीरियो साउंड ही रन होगा। अब एडिटर के पास सारा डेटा आ चुका होता है, उसके पास विजुअल इफेक्ट्स का डेटा है, उसके पास DI का डेटा है, उसके पास जितने भी साउंड मिक्सिंग है उनका डेटा है, और जब फाइनल ये सारे के सारे डेटा आ जाते हैं तो एक फाइनल टाइमलाइन में जमा के वो निकाल देता है सेंसर के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सेंसर क्या है। जब भी कोई फिल्म चालू होती है तो आप लोग देखोगे कि सबसे पहले पर्दे पे सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट ही होता है, कि मतलब फिल्म को कौन सा सर्टिफिकेट मिला है, AV सर्टिफिकेट मिला है या फिर फिल्म को कोई और सर्टिफिकेट मिला, फिल्म को कोई एडल्ट सर्टिफिकेट मिला या फिर स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट मिला है। इस टाइप के अलग अलग सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो डिपेंड करता है फिल्म के कंटेंट के ऊपर। तो दोस्तों जैसे आपकी फिल्म का सेंसर कंप्लीट हो चुका है, अब जो फाइनल बारी है वो फिल्म को बेचने की आती है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फिल्म को कहाँ कहाँ बेचते हैं। सबसे पहला जो दोस्तों राइट बिकता है वो होता है डिजिटल राइट। आज की डेट में आप जैसे जानते हैं कि OTT का बहुत ज़्यादा चलन है। लाइक Amazon प्राइम हो गया, Netflix हो गया, ओल्ड बालाजी हो गया, इस टाइप के बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट OTT जो है वो आ गए हैं मार्केट में। डिपेंड करता है कि उनकी क्या डिमांड है, उनकी क्वालिटी की डिमांड कैसी है। अगर आप उनकी क्वालिटी की डिमांड के हिसाब से फिल्म बना चुके हैं तो आपकी फिल्म बहुत ईजिली बिक जाएगी। सेकंड जो आता है इसके बाद वो आता है यूट्यूब राइट। यूट्यूब राइट हालांकि पहले बिकता था, अब जो है यूट्यूब राइट ऑलमोस्ट ना के बराबर बिकता है। यूट्यूब का मतलब है कि फ्रीली पब्लिक में आपको बांटना पड़ेगा, और अगर कोई OTT में अपने प्लेटफॉर्म में ले रहा है किसी फिल्म को तो सिंपल सी बात है कि वो नहीं चाहेगा कल को वो फिल्म जो है फ्री में पब्लिक के पास आ जाए। इस टाइप के राइट्स होते हैं, लाइक चैनल्स को दिया हुआ, इन सारे राइट्स को कहा जाता है सैटेलाइट राइट्स। और जिस तरह सैटेलाइट राइट्स होते हैं उसी तरह एक और राइट्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं म्यूजिक राइट्स। लाइक कोई एक फिल्म रिलीज़ हुई कल की डेट में और T-सीरीज़ ने जो है उसके सारे म्यूजिक राइट्स खरीद लिए। इसका मतलब ये होगा कि कल की डेट में उस फिल्म में 4 गाने हो, 5 गाने हो, 6 गाने हो, म्यूज़िक से रिलेटेड जितने भी कंटेंट है वो सारा का सारा T-सीरीज़ ही अपने चैनल पर रिलीज़ करेगा। इस तरह से जो म्यूज़िक राइट्स है वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होता है किसी एक फिल्म का। OTT भी जो होता है दोस्तों, OTT को भी जब दिया जाता है या फिर यूट्यूब को भी जब दिया जाता है तो वो 10 साल के लिए, 5 साल के लिए इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट से होता है। लाइक अगर मान के चलिए कि जैसे आप लोग ने अगर सूर्यवंशम देखी होगी, सूर्यवंशम का जो है सेटमैक्स के पास मेरे ख्याल से 10 से 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है। 10 से 20 साल में वो जितना चाहे उतना ही बार चलाएंगे, और एक जो अमाउंट है, पर्टिकुलर अमाउंट, वो सूर्यवंशम के जो प्रोड्यूसर है उनको वो दे दिया जाता है सेटमैक्स की तरफ से। तो इससे क्या हो जाता है दोस्तों कि हर 10-10 साल बाद जब फिल्में, अगर आपने फिल्म अच्छी बनाई तो हर 10-10 साल बाद, 5-5 साल बाद जो है आपको रेवेन्यू जनरेट होती रहती है। ये एक फ़ायदा होता है फिल्मों को लीज पे देने का। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट राइट आता है वो होता है थिएटर राइट। तो थिएटर राइट दोस्तों डिफरेंट तरीके से
बिकता है, या तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जो हर थिएटर में फिल्म को लगा सकता है, वो आपकी फिल्म खरीद लेता है, या फिर होता ये है कि आप खुद किसी डिस्ट्रीब्यूटर को हायर कीजिए परसेंटेज वाइज में, जो भी आपको परसेंटेज देना है उसको, और उसके बाद फाइनल जो है आप अपनी फिल्म को रिलीज़ कीजिए। तो दोस्तों ये जो सफ़र होता है ये एक फिल्म का सफ़र होता है कि स्क्रिप्ट टू स्क्रीन कितने सारे स्टेजेस से फिल्म को गुजरना पड़ता है वो आप देख सकते। एक एक टेक्नीशियन को कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है फिल्म के पीछे वो बताना भी बहुत मुश्किल है। मैं कहूँगा कि प्लीज़ पायरेसी करके मत देखिए, क्योंकि हो सकता है कि उस फिल्म के पीछे किसी का बहुत बड़ा अमाउंट लगा हो। तो दोस्तों बारी है आज के फैक्ट की। क्या आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में कहाँ बनती है? यहाँ इंडिया में, बॉलीवुड में। ऑलमोस्ट 1800 प्लस फिल्में एक साल में रिलीज़ होती है हमारे इंडिया में, जो ऑलमोस्ट 1.2 से 1.5 बिलियन के बीच में बिजनेस करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें से 44 to 45% सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन होता है। आपको ये जान के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी, कोई भी फिल्म जब अनाउंस होती है, लाइक अगर हम किसी बड़े स्टार की फिल्म की बात करें, सलमान खान, शाहरुख खान या फिर आमिर खान, तो उनकी फिल्म जब अनाउंस होती है तो अनाउंस होते ही उनकी फिल्म के प्रोड्यूसर्स के पास इतना पैसा राइट बेच के आ जाता है कि उनको फिल्म में एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत भी शायद नहीं पड़ती होगी। तो बहुत लोगों का सवाल ये भी होता है कि क्या हमारा फ्यूचर ब्राइट है अगर हम लोग हैं यहाँ पे? तो ऑफ कोर्स ब्राइट है। तो दोस्तों आपको मेरा कंटेंट कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स पे जाकर ज़रूर बताइएगा, और अगर सच में आपको कंटेंट मेरा बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करके हम सबको मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल करके ऑन कर लीजिए। तब तक के लिए दिस प्रविदास साइनिंग ऑफ। तो दोस्तों आपके लिए वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मुझे सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको किसी भी एनिमेशन या VFX के रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन दिए मेल ID पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए दिस प्रविदास साइनिंग ऑफ।